उसके बाद जो चीज़ बचती है बर्बाद करने के लिए वो है प्रोबेबिलिटी। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास थी पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अच्छा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिंपल सा अंतर ये है, समझ लो डिफरेंस ये है कि परमुटेशन यूज़ होती है अरेंजमेंट के लिए। किसी सेट ऑफ थिंग्स को आपने अरेंज करना है, ये इसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो आप। सही है, ए बी सी करके कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंजमेंट के तरीके ये हैं कि ए बी सी ए सी बी। अच्छा, इसमें जो है ये ए बी सी और ए सी बी जो है ना ये अलग अलग होते हैं। सही है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये सेम ही होते हैं। सही है, क्योंकि सिलेक्शन होती है ना उसमें। अब इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया ऐसे, सही है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन हो जाती है। ये समझ में नहीं आया तो रहने दो। अब परमुटेशन सिंपल क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर कुछ थ्योरम है 2-3। सही है, थ्योरम 1 क्या कहती है हमारे पास कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है मैंने, सही है, उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ़ वेज होते हैं एन फैक्टोरियल। सही है, अब मेरे पास ये ए बी सी है ना, तो ये 3 है, इनको फैक्टोरियल करोगे तो 6 वेज आ जाएंगे। सही है, वो तुम रख के देख भी सकते हो। अच्छा, पहले सवाल पे गिरते हैं जाके कि जो ना बैटिंग ऑर्डर है हमारे पास डिफरेंट, उसके अंदर 7 बंदों के। तो ये तो सिंपल 7 को क्या कर दो। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर है ना, मतलब 7 बंदे अलग अलग हो, तो उनका सिंपल जब फैक्टोरियल कर दोगे तो 5040 ऑर्डर बन सकता है उन बंदों के, 7 बंदों के। सही है, सेकंड क्वेश्चन में गिरते हैं तो वो कह रहा है हमारे पास कि 10 बुक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब भाई यहाँ आ जाओ कि हमारे पास 10 किताबें, जिसको हमें करना है पुट हिज ऑन बुक शॉप पे रखते हैं। उन 10 किताबों में से 4 हैं मैथ की, 3 है केमिस्ट्री की, 2 है स्टैटिस्टिक की और 1 है लैंग्वेज की। अब हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि सारी बुकें जो सेम सब्जेक्ट की हैं वो साथ रहें। और इन हाउ मैनी वेज देयर आर अरेंजमेंट ऑफ दिस बुक, तो इन सबको कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करोगे कि 4 मैथ की, 3 केमिस्ट्री की, 2 स्टैटिक्स की और 1 लैंग्वेज की, इनको आपस में अरेंज करोगे। 4 मैथ की बुक आ गई, 4 मैथ की बुक ये वाली पहले रख दो या ये वाली पहले रख दो। सही है, इसको इस तरीके से अरेंज कर दो, इस तरीके से। क्या उल्टी सीधी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। मेरे पास ये 4 मैथ की बुक्स हैं, एफ आई समथिंग। सही है, मेरे पास ये 4 मैथ्स की बुक हैं। अच्छा, ये होंगी तो अलग अलग ना, ये 4 मैथ की बुक हैं, तो पहले मुझे रखना है इसको साथ, तो ये चारों तो आएंगी एक साथ। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको बाद में ले आऊँ, इसको पहले ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको उधर ले आऊँ। सही है, तो इन 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, सीधा सा फैक्टोरियल कर दो, जो थ्योरम 1 ही कह रही थी। सही, तो इस 4 का फैक्टोरियल कर दो। इसी तरीके से मेरे पास 3 बुकें किसकी हैं, केमिस्ट्री की, उसको अरेंज कैसे करना है, ऐसे करना है, या ये बुक को पहले रख दूँ या ये बुक को बीच में ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ। सही है, तो इस 3 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, इन 3 का फैक्टोरियल कर दो। उसके बाद क्या बचती हैं, 2 स्टैटिस्टिक की बुक, तो इसको पहले रखूँ, इसको पहले रखूँ। सही है, या इसको पहले रखूँ, इसको पहले रखूँ, तो इसको अरेंज करने के भी मेरे पास कितने हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो वो 2 ही हो जाएंगे। या तो इसको ऐसे रखोगे या इसको ऐसे रखोगे, वो तो हमें साफ पता है, लेकिन मैथ्स की ज़बान में इसको सिंपल सा फैक्टोरियल कर दो। तो उसके बाद लैंग्वेज को रखने का एक ही तरीका होगा ऐसे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे उसका भी फैक्टोरियल कर दो। तो मेरे पास मैथ को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, केमिस्ट्री को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, और तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक की बुक को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल, लैंग्वेज को बुक करने का अलग फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये 4 किस्म की बुकें हैं, उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। सही, एक अलग अलग डिस्टेंस है। अब इस मैथ को पहले रखूँ, बाद में केमिस्ट्री को रखूँ, फिर स्टैटिस्टिक्स की रखूँ, फिर लैंग्वेज की रखूँ, या लैंग्वेज की पहले रखूँ, मैथ की बाद में रखूँ, केमिस्ट्री की उसके बाद रखूँ, फिर उसकी रखूँ। फिर ऐसा करूँ कि स्टैटिस्टिक्स की पहले रखता हूँ, लैंग्वेज की बाद में रखता हूँ, फिर केमिस्ट्री की रखूँगा, फिर स्टैटिस्टिक की। फिर मैं ये कहता हूँ कि नहीं ऐसे रखता हूँ, इसको ऐसे कर लूँ। तो ये चार बंच ऑफ बुक, एक मैथ का बंच, केमिस्ट्री का बंच, स्टैटिक्स का बंच, लैंग्वेज की बुक एक ही है क्योंकि वो बंच नहीं होगा। सही है, तो इन को भी अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो सिंपल सा इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने सब बता दिए, सब इसमें लिखा हुआ है। सही है, क्या करा, 4 फैक्टोरियल मैथ को अरेंज करने के, 3 फैक्टोरियल केमिस्ट्री को अरेंज करने के लिए, 2 फैक्टोरियल स्टैटिक्स को अरेंज करने के लिए, 1 फैक्टोरियल लैंग्वेज की बुक को अरेंज करने का, और इन चारों बंच ऑफ बुक को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी थ्योरम कहती है, अभी तो मैं कह रहा था मेरे पास 10 बुक थी, 10 की 10 अरेंज कर दी। अब मैं कह रहा हूँ मुझे एक बुक अच्छी नहीं लगती लैंग्वेज की, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती भाई, तो मैं कह रहा हूँ मैं 9 बुक को अरेंज करूँगा। तो
किसी भी n ऑब्जेक्ट में से किसी पर्टिकुलर r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो यहाँ पे हम परमुटेशन का ये फार्मूला यूज़ करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सही है। अब मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये 3 लोग थे ABC, ये जा रहे थे खाने पे। सही है। A फॉर अम्माद, B फॉर बिलाल, C फॉर पता नहीं कौन है सही है। 3 लोग जा रहे थे। अब इसमें से मैंने बोल दिया ये बिलाल और अम्माद जा रहे हैं, हम कह रहे हैं सी को हटा दो, तो सी को भगा दिया हमने। एन में से मतलब 3 में से 2 को अरेंज करना है, तो एन 3 हो गया, आर मेरे पास 2 हो गया। सिंपल सा ये नंबर ऑफ़ वेज ये आ गई मेरे पास 3PR। ये कैलकुलेटर से निकाल लो या इस फॉर्मूले से निकाल लो, आ जाएंगे 6 वेज। अब इसी का सवाल एक समझ लो, ये है कि 3 पर्सन है रेलवे कैरेज में जा रहे हैं, वहाँ पे 9 सीटें और 3 लोग हैं, 9 सीटें हैं। सही है। तो 3 लोगों को 9 सीटों पे अरेंज होना है, तो जो ज़्यादा होता है वो हमारे पास n होगा, सारी सी बात है। तो n हमारे पास 9 हो गया, r यहाँ पे 3 हो गया, फैक्टोरियल लगाया यार। अच्छा, उसके बाद तीसरा थ्योरम कहता है परमुटेशन का। इसमें आते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। तो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट काइंड हो जाती हैं, n1 n2 n3 n4, और इन सबको सम करोगे तो ये n बन जाएगा। सही है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है, नंबर ऑफ़ वेज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस दिस दिस, और इन सबको सम करोगे 1 से लेकर k तक, ये n बन जाएगा। इसको हम लेटर के अरेंजमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स के ये लेटर हैं, इसको अरेंज करना है, तो हर काइंड के वर्ड एक साथ आ जाएंगे कि एस के वर्ड इसमें एक काइंड के कितने वर्ड हैं, 1 2 3 है, 3 आ गए। टी कितने काइंड के हैं, दूसरी काइंड का वर्ड टी है, उसमें भी 3 वर्ड हैं। ए हमारे पास थर्ड काइंड है, उसका एक ही वर्ड है, एक ही यूज़ हो रहा है लेटर टी, 1 टाइम यूज़ हो रहा है लेटर ए। फिर उसके बाद आई यूज़ हो रहा है मेरे पास 2 दफ़ा, तो आई आ गया। इन सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा स्मॉल n, जो कि है 10। अब इसको फार्मूले में पुट कर दिया, हर लेटर की काइंड 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ़ है। इसी तरह ये इस वर्ड का है। सही है। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन पे। दूसरी चीज़ कॉम्बिनेशन मैंने बताया था सिलेक्शन। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट ये है कि हम नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के एन में से आर को सेलेक्ट करना है। तो ये उसका फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल एक और आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये 3 थे, इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है, तो ए बी बी सी सी ए, ये सिलेक्शन होगा। बी सी और सी बी इसमें एक ही चीज़ काउंट होगी, लेकिन परमुटेशन में अलग हो होंगी, क्योंकि वो अरेंजमेंट है। बी पहले आ गया, सी बाद में आ गया, ये मसला था। जैसे मैंने बताया था मैथ की बुक पहले आ गई, केमिस्ट्री की बात में आ रही, तो उसमें अलग अलग चीज़ें काउंट हो रही थी, लेकिन यहाँ सिलेक्शन में ऐसा नहीं होने वाला। सही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी हम, कि हमारे पास 4 रिपब्लिकन्स हैं, 3 डेमोक्रेट्स हैं। तो सिलेक्शन के कितने तरीके पॉसिबल हैं, तो 3 पार्ट है कि नो रेस्ट्रिक्शन हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4 और ये 3 7 हैं, तो 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 3, तो 7 में से 3 निकालने हैं। तो 7CR 7CNCR था ना, तो 7 और R मेरे पास 3 था, तो ये आ गए 35 तरीके, 35 वेज। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई रेस्ट्रिक्शन विद 1 रिपब्लिकन एंड 2 डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन कितने थे, 4 में से एक सेलेक्ट करना है। 4 में से एक सेलेक्ट करोगे तो 4C1, और 2 डेमोक्रेट सेलेक्ट करने हैं, तो 3 में से 2 करने हैं, तो 2C1, और आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक रिपब्लिकन सेलेक्ट करना है 4 में से, तो 4C1, 2 डेमोक्रेट में से 2 डेमोक्रेट सेलेक्ट करने हैं 3 में से, तो 3C2, और इन सबको मिला के सेलेक्ट करना है ना, मतलब एक रिपब्लिकन सेलेक्ट करना है और 2 डेमोक्रेट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तरीका आ गया। अगला क्या है कि 2 रिपब्लिकन करना है और 1 डेमोक्रेट करना है, तो 2 रिपब्लिकन 4 में से करना है, तो 4C2, और 1 डेमोक्रेट करना है तो 3C1, तो 4C2 3C1 आपस में मल्टीप्लाई करें 18 वेज आ गए। इसको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन उसके बाद ये हैं 4, एक डब्बे में 4 एप्पल हैं रेड वाले, 5 हैं ग्रीन और 6 हैं येलो, कलर करके रखे हैं उसके अंदर। सही है। उसमें सेलेक्ट करने हैं 9 एप्पल्स इफ़ नो रेस्ट्रिक्शन। भाई कोई से भी कलर का डालो, हमने तो कलर करे ना, खा के तो सभी एप्पल ही है ना। सही है। तो इसमें से टोटल कितने हो गए, 5 4 9 हो गए, 9 और 6 15 हो गए। सही है। तो इस 15 में से हमने 9 सेलेक्ट करना है, तो 5C9 कर दिया, तो 5005 वेज हैं। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ 3 ऑफ ईच कलर आर टू बी सेलेक्ट, 3 ऑफ ईच कलर आर टू बी सेलेक्टेड। सिर्फ 3 नहीं करने, हर कलर के 3 करने। तो 4 में से 3 करोगे तो 4C3, 5 ग्रीन में से 3 करोगे तो 5C3, और 6 येलो में से 3 करोगे तो 6C3, और सबको एक साथ करो तो 800 वेज।
सही है भाई। उसके बाद हम आते हैं ये सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम के मैं यहाँ पे टॉस कर रहा हूँ और टॉस उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो मैं भाग जाऊँगा या तो दूसरा बंदा भाग जाएगा या सिक्का हवा में रह जाएगा। सही है। तो मतलब ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आप सैम्पल स्पेस में लिख दोगे तो वो आ जाएगा आपका। किसी सेट में लिख दोगे तो वो सेट कहलाएगा सैम्पल स्पेस। सही है। या हेड आना है, टेल आना है। यहाँ पे 3 दफ़ा कॉइन टॉस हो रहा है तो हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। मतलब ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट क्या होता है भाई? जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हेड आएगा, मतलब मेरा जो है ना ये होगा आपका सब टेस्ट सब सेट। मतलब इवेंट वो होगा जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम होगा। सही है। एक टॉस करा कॉइन को तो उसमें हेड या टेल आएगा, वो दोनों इवेंट है। तो वो इवेंट सैम्पल स्पेस में भी होगा। तो सिंपल सा ये चीज़ जो सबसेट होगी सैम्पल स्पेस की, वो इवेंट हो गया। और इसके ये तरीके हैं जो भी हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, मिले तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल थी, इसमें ए और बी के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है तो ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और बी और सी के अंदर नहीं है तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? किसी भी चीज़ के परसेंटेज ऑफ हैपेंस कि वो चीज़ परसेंटेज ऑफ अकरेंस। सही है। ये कह सकते हैं हम कि हमारे पास अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ तो उसमें कितने सैम्पल स्पेस होंगे? 6 होंगे। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में वो हो जाएगा कैपिटल N। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इवन नंबर आना चाहिए भाई तभी मैं जीतूँगा, मैंने कोई गैम्बलिंग लगाई हुई। सही है। तो इवन नंबर आएगा तो मैं जीतूँगा। तो मैंने बोल दिया 2 मेरा आउटकम होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 2, 4 और 6 मेरे पास 3 ऐसी वैल्यू हैं जो मेरा डिज़ायर आउटकम है। तो वो हो जाएगा स्मॉल n। स्मॉल n के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा नहीं होगा भाई। सैम्पल स्पेस में हो सकते हैं 6 डाइस आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 7 चीज़ आ जाएँ तो ये तो नामुमकिन बात। सही है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% होगी। फ्रैक्शन में कह सकते हैं हम 0 से 1 के दरमियान होगी। तो ये आ गई। और प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट जो सैम्पल स्पेस में है, सैम्पल स्पेस की मेरा पूरा आ जाए ना, मतलब यहाँ ऊपर n ही आ जाए तो n कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s हमारे पास 1 हो जाएगी। उसके बाद सवाल देख लेते हैं। वही सेव वाला सवाल है, अच्छा लग रहा था। सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्शन 9 एप्पल्स आर पॉसिबल इफ़ 3 ऑफ ईच कलर आर टू बी सेलेक्टेड। सही है। तो सैम्पल स्पेस निकालेंगे सबसे पहले। ये वही है कि मेरे पास ये रंग बिरंगी सेब है तो मुझे क्या करना है, मैं डब्बे में डाल के उठा रहा हूँ सेब। तो क्या कितने % चांसेस हैं कि हर कलर के 3-3 एप्पल आ जाएं? तो टोटल कितने एप्पल सेलेक्ट करने के चांसेस थे वो मैंने कह दिया था बगैर रिस्ट्रिक्शन के, जो हमने यहाँ निकाला था 5005 वेज, वही कर लिया। 15 में से 9 एप्पल सेलेक्ट कर लें तो 5005 वेज आ गए। लेकिन मेरे डिज़ायर जो है ना वो ये है कि हर कलर के 3-3 आ जाए। उसके सेलेक्ट होने के चांसेस ये हैं कितने? हर कलर के 3-3, 4 में से 3, 5 में से 3, 6 में से 3। ये रंग बिरंगी कलर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिखी। तो 800 तरीके ऐसे हैं जो मेरे पास डिज़ायरेबल हैं। तो 800 डिवाइड बाय 5005 करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.15984, मतलब 15.9% चांस है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, पता नहीं क्यों कहते हैं। सही है। उसके बाद है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास एडिटिव लॉ है और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। एडिटिव लॉ में है इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स देन ए यूनियन बी, मतलब किसी इवेंट का दोनों की साथ, ये वैन डायग्राम इसको कहते हैं। सही है। ए इवेंट ये एक ये सर्कल है, बी इवेंट ये है, और इन दोनों का कॉमन पार्ट जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। और को हम कहते हैं यूनियन, कि ए और बी में से कुछ भी एक हो जाए वो हमारे मतलब का। तो ए और बी को अगर मैं रंग भर दूँ तो ए और बी मेरे पास यूनियन भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ये अभी जो शेडेड रीजन है वो इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन चीज़ क्या क्या है। तो इसके निकालने का तरीका ये होता है, ए को प्लस करा, बी को प्लस करता और एक ये माइनस कर दिया तो ए यूनियन बी आ जाएगा। एडिटिव लॉ ये कहता है कि सिंपली 2 प्रोबेबिलिटी है ना ए और बी के, सही है, इन दोनों को ऐड कर लोगे ना तो ए यूनियन बी आ जाएगा, सिंपल सा। और कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता है, अगर मैंने कहा था कि ये मेरे पास कोई
एक इवेंट था, जैसे मैंने टॉस करा कॉइन को, उसमें हेड होने के चांसेस थे 50%। तो हेड ना होने के चांसेस कैसे होंगे वो कह देंगे। अगर हेड होने के चांसेस हैं P ऑफ H, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया H इज़ द इवेंट फॉर गेटिंग हेड इन टॉसिंग ऑफ कॉइन, सही है। तो H मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, तो P ऑफ H के चांसेस क्या होंगे 1/2 यानी 50%। तो H के ना आने के चांसेस क्या हो जाएंगे 1 में से माइनस करके या 100 में से माइनस करके, तो वो आ जाएगा 1 में से माइनस करते, और इसको कहते हैं हम PH प्राइम। तो इसकी वेन डायग्राम ये है। उसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा सवाल है, P ऑफ A कोई हमारे पास इवेंट है कि कस्टमर भाई आए हमारे पास, वो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उनके पास पैसे आ गए कि वो इन्वेस्ट करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड में। और एक और इवेंट है, कस्टमर भाई आ रहे हैं बैंक के अंदर, सही है, वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फ़ंड में। अब ये हमने लगा ली कि कौन किस में फ़ंड में इन्वेस्ट करेगा। एक कस्टमर आ रहा है सामने से, मैं बैठ के देख रहा हूँ कुर्सी पे। अब ए के वो बंदा टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, उसके कितने चांसेस हैं 0.6। और बी में मतलब इन्वेस्ट करेगा बंदा वो म्यूचुअल फ़ंड में, उसके चांसेस है 0.3। ये फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में करेंगे तो 60% और ये 30%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन दी है कि दोनों में इन्वेस्ट कर देगा, उसके चांसेस हैं 15%, सही है। और क्वेश्चन में बोला है आइदर टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा या म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेगा। और तो ये मैंने छोटी सी चीज़ें लिखी हैं। आइदर और का मतलब ये है कि दोनों में, सही है। तो इसमें हो जाएगा एडिटिव रूल, मतलब यूनियन वाली चीज़ लगेगी आइदर और में, और नाइदर और नॉर में लगेगी वो कॉम्प्लीमेंट वाला रूल, सही है। तो आइदर और में लगेगा यूनियन वाला, A यूनियन B पार्ट A में, और नाइदर नॉर में लगेगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब नहीं ना टैक्स फ्री बॉन्ड में करेगा ना म्यूचुअल फंड में। वो बेचारा आ रहा है इसने सैलरी लेना है, सही है, मंथली सैलरी निकलवाने, तो उसके ये चांसेस हो गए A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये फार्मूला पीछे लिखा हुआ था, ये वैल्यू गिवन दी है, सीधी पुट करी, आंसर निकाल लिया। अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का है। तो अगर हर A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट होगा ना, तो होल कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे इसको N को उल्टा करके, यानी इंटरसेक्शन करके। और अगर इसका होल कॉम्प्लीमेंट हटाना होता है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, जो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता था। तो ये हो गया मेरे पास A यूनियन B हमने ये निकाला 0.75, जो कि आ गया 0.25। इस पार्ट B का भी आंसर आ गया। उसके बाद 2.53 का कोई सवाल है, मुझे नहीं पता क्या सवाल है, उसके अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, सीधा सा फार्मूला लगा है और ये आंसर निकाल लिया। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वही करा है कि एक का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया N को उल्टा करके, 1 में से माइनस कर दिया तो इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन जो भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 0.08 दिया हुआ था, सही है। तो 1 में से 0.08 करा, 0.02 उसका आंसर होगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गई।